क्लास है रेफरेंसेस वाला जो हमारा कोर्स है, जिसके अंदर मैंने आपसे कहा है कि आपको किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको कोई मैगजीन नहीं पढ़ना पड़ेगा, और मैं आपको जो है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, कोट्स, फिगर, फैक्ट्स और थ्योरीज कौन से पेपर में लगेंगी, कैसे सॉल्व होगा, ये सारी चीजें मुझे आपसे डिस्कस करनी है इस कोर्स के अंदर। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। और लेट्स सी कि आज मेरे पास जो किताब मौजूद है वो है एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है। ये किताब जो है ये शशि थरूर साहब की है। और मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। ये बेसिकली इन्होंने ब्रिटिश रूल के ऊपर लिखी है। ये जो सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश रूल था उसकी जो मिथ्स हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा है। अब ये हमें सीएसएस के पेपर के अंदर या पीएमएस के पेपर में या किसी जनरल नॉलेज, किसी इंटरव्यू के अंदर ये हमें कैसे हेल्प कर सकती है। हमने तो खैर आज तक सुनी सुनाई बातों पे अमल किया है कि ऐसा था वैसा था। अगर हम उसको एनालाइज करते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स ने सब कॉन्टिनेंट के साथ, तो हमें सबसे पहले तो देखें एक टर्म यहाँ पे यूज होगी, कोलोनाइजेशन। ठीक है। जो स्टूडेंट्स मुझसे यूएसए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उन्हें पता है जी कोलोनाइजेशन क्या चीज होती है। कोलोनाइजेशन होती है कॉलोनीज बनाना। ठीक है। आपने देखा होगा छोटे छोटे यूसीज, टाउन और कॉलोनीज बनी हुई होती हैं। ये कॉलोनीज क्या होती हैं? ये कॉलोनीज बनाई जाती हैं इन ऑर्डर टू सर्व देयर मदर कंट्री। मिसाल के तौर पे एक कंट्री है इंग्लैंड। ठीक है। इंग्लैंड एक एक आइलैंड लेता है और उस आइलैंड पे जाके वो एक कॉलोनी इस्टेब्लिश करता है। कोई आइलैंड होता है। ठीक है। वहां पे एक कॉलोनी बनाते हैं, वहां कुछ लोग रहते हैं, वो वहां से रॉ मटेरियल निकालते हैं और अगेन इंग्लैंड को देते हैं। ठीक है। तो सिर्फ मकसद क्या है कॉलोनी बनाने का कि हमने अपनी मदर नेशन को बेनिफिट देना है। सही है। तो कॉलोनाइजेशन जो है वो चल रही है अभी सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और उसमें हो क्या रहा है? जो ब्रिटिशर्स है ना, वो आए हैं आपके पास 1600 के अंदर। ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब सब कॉन्टिनेंट के अंदर आती है, उनका मेन एम तो ये होता है कि हमने इसके ऊपर कॉलोनाइज करना है, लेकिन वो आते हैं इकोनॉमी के थ्रू, क्योंकि हमने बिजनेस करना है। इसके लिए उनको यहाँ पे जगह दे दी जाती है। ठीक है। अब तरीकाकार आप इनका देखें, इन्होंने स्टैब्लिश किया रेलवे सिस्टम। आज भी आप सुनते होंगे कि जो रेलवे सिस्टम है, जो जो चीजें ब्रिटिश ने स्टैब्लिश की वो आज भी अच्छी क्वालिटी में मौजूद हैं। बट इन रियल सेंस ये सारी चीजें आपके लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं यूज हुई थी। ये बनाया क्यों गया था? ताकि कोल, वुड और दूसरे आइटम्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकें। राइट। जितनी भी आप ट्रेन्स देखें उसके अंदर यही था कि भाई हमने सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। तो अब वो चाहे रेलवे लाइंस हो ब्रिटिश की, चाहे वो रेलगाड़ियां हो, ट्रेन्स हैं, वो सारा कुछ बनाया इन्होंने अपने फायदे के लिए था। ठीक है। दूसरा काम इन्होंने क्या किया कि भाई तुमने रेलवे सिस्टम बनाया तो ऑब्वियस है मशीनरी, इंडस्ट्री, ये सारी चीजें आई सब कॉन्टिनेंट के अंदर। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को रोक दिया टू मेक ऑयल, लुब्रिकेंट। जाहिर है अब ट्रेन चलेगी तो उसका कोई ना कोई लुब्रिकेंट, कोई फ्यूल होगा। इन्होंने रोक दिया बाय 1912। इन्होंने रोक दिया और इन्होंने कहा कि जाओ इंग्लैंड से लेंगे आपको। इन शॉर्ट सिलसिला ये बन गया, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। सिलसिला ये बन गया कि देखो इंग्लैंड के अंदर हो रही है प्रोडक्शन किस चीज की, ये लुब्रिकेंट की और ऑयल की। सही है। इंग्लैंड में प्रोडक्शन हो रही है, ये सब कॉन्टिनेंट आएगी। ठीक है। और सब कॉन्टिनेंट का जो पैसा है, सही, यहाँ पे जो लोगों का पैसा है वो इनके पास जा रहा है। तो अमाउंट जा रहा है यहाँ से और इधर से आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है। तो बेटा इसमें हो क्या रहा है कि सब कॉन्टिनेंट की रिसोर्सेस को इंग्लैंड जो है, ब्रिटेन, वो यूटिलाइज कर रहा है इधर। और इनके जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको रोक दिया है। इनको यहाँ पे स्टॉप कर दिया कि भाई आप कुछ भी नहीं बनाएंगे, जो लेना है आपने इंग्लैंड से लेना है।
तो इस तरह की कोलोनाइजेशन होती है कि जिससे इनके मदर नेशन को सिर्फ फायदा होता है। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि इकोनॉमी वाइज इंग्लैंड जो है वो ऊपर चला जाएगा, सब कॉन्टिनेंट जो है वो रिलाई करेगा सिर्फ एड्स के ऊपर और इंग्लैंड के ऊपर रिलाई कर रहा होगा। दूसरी चीज, दी एजुकेशन सिस्टम। आज हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि जी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इंग्लिश है। तो एजुकेशन सिस्टम वो जो ब्रिटेन ने बनाया उसमें इन्होंने क्या इनपुट कर दिया? सिर्फ इंग्लिश का। ये कोई तरक्की नहीं दे रहे थे या आपको ये एम्पावर नहीं कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे कि एक ऐसा टूल ऑफ कम्युनिकेशन इन्होंने बनाया है, ठीक है, टूल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द रूलर्स एंड पब्लिक। ठीक है, कि भाई हम इंग्लिश में बताएंगे और ये क्या करेंगे, उसको उसको सर्व करेंगे हमारे ऑर्डर्स। यहाँ पे लाइन लिखते हैं कि they rather used English language as an instrument of colonialism and thought it to a few who would serve as intermediaries between the rulers and the ruled। यानी कि इन्होंने इन्होंने इंग्लैंड ने इंग्लिश जो है वो सिखाई किनको? कुछ रूलर्स को सब कॉन्टिनेंट के, ताकि वो नीचे अपने लोकल मासेस के ऊपर रूल कर सकें। तो इन शॉर्ट कि इंग्लिश जो है वो एक टूल था इनका, सही है, क्यों रूल करने के लिए। नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेते हैं। कहते हैं कि जब 1600 था, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तब जो सब कॉन्टिनेंट की जीडीपी थी, सब कॉन्टिनेंट में उस टाइम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश तीनों ही होते थे, उस टाइम इनकी जो जीडीपी थी 23% ऑफ द वर्ल्ड थी। ठीक है, किताब में लिखे हुए फैक्ट हैं, आप ऐसे कोट कर दें इसको। 23% ऑफ द वर्ल्ड इनकी जीडीपी थी। और इंग्लैंड जो है उस टाइम पे, इंग्लैंड की जो जीडीपी थी वो थी 1.8%। अब आप फर्क देखें, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे कोलोनाइजेशन नहीं थी। अब उसके बाद क्या होता है, फास्ट फॉरवर्ड जब हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं 1940, ऑलमोस्ट 340 ईयर्स के बाद 1940 में क्या होता है? 1940 में ब्रिटिश की जो जीडीपी है वो हो जाती है 10% ऑफ द वर्ल्ड, और आपका जो सब कॉन्टिनेंट है वो किस में काउंट हो जाता है? थर्ड वर्ल्ड कंट्री में। मतलब अब कोई कंट्रीब्यूशन वगैरह तो छोड़ो, अब तो ये खुद थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन गया। तो ये बातें जो है शशि थरूर साहब ने आपको बताई हैं, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि आप इसको लगा सकते हैं। और इन्होंने एक टर्म इसके लिए इस्तेमाल की है कि जो भी कंट्रीज पहले कोलोनाइज थे, अब कौन कौन से कोलोनाइज थे कंट्री, मिसाल के तौर पे आपका पाकिस्तान था, इसी तरह से इंडिया, और आपके पास काफी सारे कंट्री हैं जिनके हालात जो हैं वो शुरू से ही सही नहीं है। वो कहते हैं कि दे आर इन मॉडर्न डे कैपिटलिज्म। मॉडर्न डे कैपिटलिज्म, बेटा मॉडर्न डे कैपिटलिज्म क्या है? आजकल आप अगर न्यूज देखें तो मॉडर्न डे कैपिटलिज्म आपके पास सीधा सीधा इशारा कर रहा है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। अब मैं रिलेट कर रहा हूं आज के दौर से इस चीज को, ठीक है। मॉडर्न डे कैपिटलिज्म कहता है कि आप पे पाबंदी लगा दी। अब जैसे आईएमएफ ने कहा जी आप जो है फ्यूल गरीब को कम पैसों में नहीं देंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे, आप शराइतें लगा रहे हैं, वो अपना बिल इतना रखेंगे। तो अब आप क्या हो, कोलोनाइज तो आप अभी भी हो, लेकिन बस शक्ल क्या हो गई है, चेंज हो गई है। एंड इट इज ट्रू कि जो ग्लोबलाइजेशन हुई है, सारी दुनिया एक दूसरे के साथ मिल रही है, तो उसमें अमीर अमीर से अमीर हो जाएगा और गरीबों के ऊपर जो है वो मुश्किलात आ रही हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं वो एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर साहब ने की हैं। अब बेटा तुम इसको पेपर में कैसे यूज कर सकते हो? ठीक है, सबसे पहले तो तुम अगर कहीं पे कोलोनाइजेशन आती है एसए में, करंट अफेयर, पाक अफेयर या यूएसए हिस्ट्री के अंदर, इवन आईआर में भी, तुम इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो कि जो कोलोनाइजेशन की टेक्निक्स जो थी, जो टेक्निक्स इन्होंने
उसमें यूज की थी यूएसए में ड्यूरिंग 1600 टू 1800। सेम टेक्निक इन्होंने इस्तेमाल की इधर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ये लग सकते हैं कि जी अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है और अपनी जो नेशनल लैंग्वेज है उसको बंदा ज्यादा वैल्यू दे, सही है। और आप ये बता सकते हैं कि जी जो ये इंग्लिश लैंग्वेज है उससे होता क्या, और ये सारा सिलसिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। आप ये बता सकते हैं कि जी एक मुल्क जो है वो तरक्की अपनी इकोनॉमी के बेस पे करेगा, ठीक है। आता है ना इकोनॉमी और पॉलिटिक्स और इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात, तो आप उसके अंदर ये लिख के बताएंगे कि ब्रिटेन जो है वो इस तरीके से करता था, सब कॉन्टिनेंट पर आया, सब कॉन्टिनेंट को वीक कर दिया। अब तुम इसे किधर किधर यूज कर सकते हो बेटा, तुम इसे यूज कर सकते हो यूनिटी के अंदर, ठीक है। कि भाई मुसलमानों और इंडियंस के अंदर की यूनिटी को तोड़ा गया, तुम इसको यूज कर सकते हो इकोनॉमी की बात जब कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आप इसको और किधर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको मॉडर्न डे कैपिटलिज्म के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई आईएमएफ पे सवाल आता है, वर्ल्ड बैंक पे सवाल आता है, तो आप उसके अंदर लिखेंगे कि पाबंदियां लग रही हैं, टैक्सेस लग रहे हैं आपके पास, एंड इट इज सेम इफ वी कंपेयर इट टू द ब्रिटिश एरा। और फिर वहां से एक कंट्रास्ट आप क्रिएट करेंगे। पाकिस्तान अफेयर्स में बहुत जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को। तो बेटा इस तरीके से आपने इस नॉलेज को डिफरेंट जगहों के ऊपर इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, ये तो एक किताब हो गई हमारे पास, एन एरा ऑफ डार्कनेस। अब मैं दूसरा एक फैक्ट शेयर करता हूँ और बताता हूँ इसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। अभी किसी किताब से नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का पता ही नहीं है। आपके पास आर्टिकल 7 है आपका ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। ये क्या स्टेट करता है? ये करता है कि आपको अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने हैं, appropriate measures to ensure that religion is not allowed to be exploited and used for personal and political gains. ये आपका आर्टिकल है, ये कहता क्या है? ये कहता है कि आपको रिलीजन जो है उसको इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, या एक्सप्लॉइट करने की इजाजत नहीं है फॉर पर्सनल एंड पॉलिटिकल गेन्स। मतलब क्या? कि जो भी सहारा दे रहे अपने मुफाद के लिए, मिसाल के तौर पे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आप चंदा वंदा दें, ठीक है। इसी तरह से हम जो है एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमें वोट दें, ठीक है। हम रैलीज निकालेंगे, हम मसाजिद का इस्तेमाल कर रहे हैं, मॉस्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। हम जो है वो रोड ब्लॉक कर सकते हैं। देखो ये, और आप क्या कहते हो कि जी हाँ करने दें क्योंकि हम तो इस्लामिक सिस्टम है हमारा, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो ये तो होगा। भाई आपका आर्टिकल 7 देखो ना क्या कहता है, कि आप ऐसे मेजर्स लें, ऐसे स्टेप्स लें कि रिलीजन जो है वो किसी के पर्सनल और पॉलिटिकल गेन में इस्तेमाल ही ना हो। सही है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेट का फेलियर आ जाता है इधर, कि अगर आप आर्टिकल 7 को अप्लाई नहीं कर सकते। अब कौन कौन से ऐसे इंसिडेंसेस हैं जो कि आप अपनी बात को प्रूफ करोगे एसए में, करंट अफेयर, पाक अफेयर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर? नंबर 1, आपके पास मॉब लिंचिंग होती है। मॉब लिंचिंग की टर्म होती है, मॉब मतलब होता है मजमा, ठीक है। ये मजमा क्या करता है? एक बंदे को या दो बंदों को पकड़ता है, उनके ऊपर ब्लेम लगाता है, ठीक है। ब्लेम क्या होता है? जैसे देखो, अब कोई एक शख्स है, वो जो है क्रिश्चियन है या हिंदू है, ठीक है। क्रिश्चियन है, हिंदू, माइनॉरिटी है आपका, सीधा सीधा, ठीक है। अब आपके ज्यादा मुसलमान है यहाँ पे। अब कोई ग्रीवियंस है आपस में, इस बंदे के साथ
इनका आपस में कोई ग्रीवियंस हुआ है, पैसे लेने हैं, पैसे देने हैं किसी और बात के ऊपर, तो ये इसके ऊपर क्या करेंगे, जस्ट एक इल्जाम लगाएंगे कि भाई इसने कुछ नेगेटिव बात की अबाउट इस्लाम। सही है। और हमारे यहाँ इस चीज में टॉलरेंस नहीं है, तो ये सारे क्या करेंगे, इसको मिल के इसको मार देंगे, जला देंगे, इसका फैसला यही हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड मॉब लिंचिंग। ठीक है, इसको मॉब लिंचिंग कहते हैं। अब मॉब लिंचिंग की जो मिसालें हैं वो आप कैसे दे सकते हो, सियालकोट के अंदर फैक्ट्री मैनेजर को, जो श्रीलंकन था, क्रिश्चियन ही हुआ, इसके रिलीजन का देख लेना, श्रीलंकन था, तो इसको जी इन्होंने बर्न कर दिया ना, जला दिया, मार दिया इसको। क्यों? बिकॉज ऑफ इस्लामिक सारा कुछ सिलसिला था कि इसने ऐसे बोल दिया, इसने वैसे बोल दिया। इसी तरीके से मशल खान केस, मशल खान केस में क्या था कि जिसके फेक अकाउंट से किसी ने तौहीन रिसालत की थी और यूनिवर्सिटी में तमाम लोगों ने इसको ब्रूटली मारा था। और न जाने ऐसे कितने केसेस हैं। इसी तरह आसिया का केस है आपके पास, ठीक है, जो आसिया बीबी का जो केस हुआ था कि जी उन्होंने पानी जो है शायद पी लिया था उनके ग्लास से, या बहुत सारे इसके बारे में मैथ्स हैं, किताबें भी हैं इसके ऊपर। तो आप उनको बताएंगे कि देखें हमारे मुल्क के अंदर इस तरह की बहुत चीजें मौजूद हैं, विच शोज के हम फेल हो चुके हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करवाने में। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट आ गया आपका, ये आपके पास क्या आ गया, फैक्ट्स एंड फिगर्स। और यहाँ पे आप अपनी बात को प्रूफ करा देंगे कि जी पाकिस्तान के अंदर जो रिलीजियस टॉलरेंस है वो नहीं है लोगों में। ठीक है, वो ये चीज आप इस्लामियात में यूज करें, ये आप ऐसे में यूज करें, पाक अफेयर में यूज कर सकते हैं, करंट अफेयर में इस्तेमाल करें इसको। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए, हो सकता है वो आपसे पूछे मॉब लिंचिंग की टर्म क्या है, और आर्टिकल 7(1) पेपर वालों के लिए जी आर्टिकल 7 आपका क्या कहता है। तो आपने इस एक आर्टिकल को डिफरेंट जगहों पे लगाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कोई इस्लामियात की चीज इंग्लिश में नहीं लिख सकते, या आप ऐसे की चीज को करंट अफेयर में नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। या आप इस्लामियात में लिखें एक्सट्रीमिज्म के ऊपर, आप लिखें माइनॉरिटीज के बारे में, जब आप लिख रहे हैं डेमोक्रेसी में ये सारी चीजें डाल दें। सही है। नाउ बेटा आप किधर किधर क्या क्या कुछ कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी दुनिया है इसकी। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज एक किताब शशि थरूर वाली एन एरा ऑफ डार्कनेस और एक आर्टिकल सिखाया है। तो ये मेरा कोर्स होगा, आपने वीडियो देखी, आपको समझ में आई, आप इसमें मजीद इनरोल होना चाहते हैं, ये मेरे तकरीबन 6-7 साल से मैं डेटा जमा कर रहा हूँ। और इसकी जो 300 है, ये वन टाइम पेमेंट है। ठीक है, और अगर मेरा कोई स्टूडेंट मेरे किसी भी कोर्स में इनरोल हुआ हुआ है तो उसे मजीद पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको ये वाली वीडियोस वीकली मिलती रहेंगी, जिसे हम रेफरेंसेस कहते हैं। उसमें मैं सिखाऊंगा लगाना कैसे है इसको किसी भी सवाल के अंदर। ठीक है, और अभी करंटली ऐसे यूएस हिस्ट्री के हमारे बैचेस चल रहे हैं, तो अगर आप में से किसी ने एनरोल होना है तो बिल्कुल एनरोल हो सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।